मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं मिशन कॉमर्स क्लासेज। मिशन कॉमर्स क्लासेज में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं हम हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा नए साझेदार का प्रवेश कक्षा 12 पार्ट 2। कल हमने इससे पूर्व की कक्षा में जो अध्ययन किया है वो साझेदारी पुनर्गठन के जो फैक्टर थे उन पर हमने चर्चा कर ली है, क्यों साझेदारी फर्म का जो है पुनर्गठन होता है। और आज सबसे पहले हम लेके चलने वाले हैं वो क्या लेके चल रहे हैं, नए साझेदार का प्रवेश। और इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें नए साझेदार के प्रवेश से आशय से करते हैं शुरुआत। तो बिना समय गंवाए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है। आप विशेष रूप से अगर यूपी से हैं तो आप इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। 2 नंबर पक्के देने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए। देखिएगा, नए साझेदार के प्रवेश से आशय क्वेश्चन आ सकता है, फर्म में नए साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है। तो अब देखेंगे हम, साझेदारी फर्म के विस्तार हेतु अतिरिक्त पूंजी, कुशल प्रबंध की आवश्यकता अथवा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने आदि के कारणों से क्या क्या चीज, एडिशनल कैपिटल, स्किल्ड मैनेजमेंट, ठीक है ना, की नीड्स जो होती हैं, और टेक्निक्स, नॉलेज आदि जो होती हैं, कारणों से नए साझेदार को फर्म में क्या दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, एकल व्यवसाय के स्वरूप में नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश होने से साझेदारी का आरंभ होता है। यदि कोई ओपीसी कार्य है, यानी जो 1 पर्सन कंपनी जो एकल स्वामी है, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसमें अगर क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति वहां पर अकेला था और एक व्यक्ति और जो है सोल प्रोप्राइटरी में एंटर लेता है, तो क्या होता है, जो पार्टनरशिप होती है वो तैयार हो जाती है, शुरू हो जाती है, काम करने लगती है। साझेदारी में नए साझेदार के प्रवेश लेने पर पुराने साझेदारी संलेख समाप्त हो जाता है। मैंने आपके लिए कल भी बताया था, क्या बताया था, बार बार आपके सामने एक शब्द आएगा, पुनर्गठन। मैंने आपके लिए बताया था जब भी ये शब्द आए तो अपने दिमाग से ये निकाल देना कि फर्म का पुनर्गठन होता है, ठीक है ना, व्यापार का कोई पुनर्गठन नहीं होता है। यदि कोई फर्म फर्नीचर का व्यवसाय करती है तो ये व्यवसाय कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन किसमें होगा, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है, नए साझेदार के प्रवेश लेने पर पुरानी साझेदारी संलेख समाप्त हो जाता है और नया साझेदारी संलेख तैयार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को ही साझेदारी का पुनर्गठन के नाम से जाना जाता है। फर्म का पुनर्गठन कभी नहीं होता। फर्म, जैसे मैंने बताया था, यदि कोई फर्म फर्नीचर का कार्य करती है वो कार्य करती रहेगी। पुनर्गठन किसमें होता है, पुनर्गठन होगा हमारा पार्टनरशिप डीड में, क्योंकि यहां पर ही इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने कल बताया था आपके लिए, एबीसी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डी आ रहा है और पुराना जो उनका प्रॉफिट रेशियो था वो था 5-3-2, अब क्या करना पड़ रहा है इनके लिए, अब करना पड़ता है 4-2-2-2। सोचिएगा, ऐसा करते हैं तो इफेक्ट कहां पड़ा, पार्टनरशिप डीड में इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। नोट बहुत आवश्यक है, इस नोट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि नोट क्यों आवश्यक है, वो आपके लिए मैं बता देता हूं। देखिएगा, नोट, नए साझेदार की फर्म में प्रवेश लेने पर प्रवेश के समय निम्न विचारों पर विचार विमर्श करके फर्म की पुस्तकों में आवश्यक लेखे किए जाते हैं, ठीक है ना। अब जब साझेदारी का पुनर्गठन होगा
नया एडिशन लेगा पार्टनर तो होगा क्या, इनकी कुछ संपत्तियां भी होंगी, कुछ इनकी लायबिलिटीज भी होंगी, इसके हिसाब से कुछ ना कुछ गुडविल भी होगी, गुडविल के अलावा इनके कुछ रिजर्व भी होंगे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो होगा फर्म के पास। अब क्या होगा, जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश लेगा तो सबसे पहले क्या होगा, इनका न्यू एनपीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। एनपीएसआर जो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बनेगा वो नया बनेगा। उसके अलावा इनका जो होता है एसपीएसआर यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शेयरिंग रेशियो, वो भी इनका चेंज होगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि कंपनी में कुछ चरण दे रखे, सॉरी पार्टनरशिप फर्म में कुछ चरण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि किन किन बातों पर विचार किया जाता है और उसके बाद में नए साझेदार को कैसे प्रवेश दिया जाएगा। तो करते हैं अपने एक एक चरण को तैयार। कौन कौन से जो चरण होंगे जो विचार करने के बाद एक एक को समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, नए लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण किया जाएगा, यानी यहां पर क्या लिखेगा, एनपीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो निकाला जाएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, त्याग अनुपात, इसको कहते हैं इंग्लिश में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ये केवल मैं बता रहा हूं कि इन चरणों पर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन जब निकलेगा ना, एक क्वेश्चन जब तुम करोगे, ठीक है ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन को इन चरणों के नीचे होके गुजरना है। यानी सबसे पहले हम इसे निकालेंगे, ये निकालना पड़ेगा ख्याति का मूल्यांकन, ये यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर अवितरित लाभ और हानियों की बात की जाएगी, ठीक है। इनसे चरणों से होके गुजरेगा पूरा सवाल, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी एसआर, एसआर की बात की होगी। फिर क्या होगी, ख्याति के मूल्यांकन और समायोजन, यानी इस ख्याति को इंग्लिश में कहते हैं गुडविल, इसका क्या होगा, वैल्यूएशन किया जाएगा, वैल्यूएशन के साथ क्या क्या होगा, इसका समायोजन किए जाएंगे, यानी इसके लिए क्या किए जाएंगे, एडजस्टमेंट किया जाएगा, एडजस्टमेंट किए जाएंगे इसके लिए। उसके बाद में संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, यानी एक हमें, जैसे कि हमने जब पार्ट फर्स्ट जो सॉल्व किया है साझेदारी की अवधारणा, वहां पर हमने बनाया है जो अकाउंट, उस अकाउंट को कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां पर जो बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, कौन सा बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, यहां पर ये खाता बनेगा इस नाम का, ठीक है, ये नया आएगा, इसको भी समझेंगे। फिर अवितरित लाभ एवं हानियों का वितरण किया जाएगा, यानी कुछ रिजर्व जो उनके रिजर्व रहे होंगे, ठीक है ना, उनको यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे जो लास्ट में रहने वाला है, लाभ विभाजन अनुपात में साझेदारों की पूंजी का समायोजन। तो कल जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम नए लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, किस किस कंडीशंस में, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस होती हैं, क्या साझेदार ही देगा, देखिएगा फर्म देगी, ए देगा, बी देगा, या दोनों देंगे, तो कई कंडीशंस जो होती हैं इनको हम कल से, हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले वो रहने वाला है नया लाभ विभाजन अनुपात का निर्धारण यानी एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही, और मैं लोकेश कुमार मिलता हूं आपसे कल एक किसके साथ, अपने नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।